हाँ दोस्तों, नमस्कार। मैं मनीष कुमार, टैगोर पब्लिक स्कूल से हूँ। आज हम राजनीति विज्ञान के फर्स्ट पार्ट, प्रथम जो इकाई है राजनीति विज्ञान की, और उसमें पहला जो लेसन है वो है भारतीय संविधान की विशेषताएं। मतलब भारतीय संविधान की विशेषताओं के बारे में आज हम अध्ययन करेंगे कि भारतीय संविधान की विशेषताएं कौन कौन सी हैं। अब आपने ये तो जाना ही है कि भारतीय संविधान 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में बनकर तैयार हुआ था। संविधान सभा द्वारा इसे तैयार किया गया था। ये तो आपने जाना ही है। इस संविधान के बारे में डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था, मैं अनुभव करता हूं कि भारतीय संविधान कार्य संचालन योग्य है, लचीला है तथा इसमें शांति काल में, युद्ध काल में देश की एकता बनाए रखने का सामर्थ्य है। और डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था कि मैं अनुभव करता हूं कि भारतीय जो संविधान है, चाहे शांति काल हो चाहे युद्ध काल हो, मतलब ऐसे समय में देश का संचालन कर सकता है, ये देश को संभाल सकता है। इसने कहा था, डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था। अब हम पॉइंट टू पॉइंट भारतीय संविधान की विशेषताओं का अध्ययन करते हैं, देखते हैं। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न संविधान। तो भारत का जो संविधान है वो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न संविधान है। मतलब कहने का ये है, आपने पढ़ा होगा कि हम भारत के लोग इस संविधान को अधिनियमित, अंगीकृत और आत्मार्पित करते हैं। मतलब हम भारत के लोग इस संविधान को अधिनियमित करते हैं, अंगीकृत करते हैं, आत्मार्पित करते हैं। साथ ही आपको बता दूं कि भारतीय जो संविधान है ये संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, मतलब संविधान सभा द्वारा बनाया गया है। यह संविधान हमारे अपने लोगों ने तैयार किया है। इस संविधान को हम ये कह नहीं सकते कि ये किसी दूसरे देश द्वारा हमारे देश के ऊपर थोपा गया है। ये थोपा हुआ संविधान नहीं है, बल्कि निर्मित संविधान है। मतलब भारतीय संविधान जो आज है यह निर्मित संविधान है। ये किसी देश द्वारा थोपा गया नहीं है कि किसी दूसरे देश द्वारा ये थोपा गया है। कहने का मतलब संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न संविधान का मतलब हो गया, हम भारत के लोग इस संविधान को अधिनियमित, अंगीकृत, आत्मार्पित करते हैं। मतलब ये संविधान आज हमारे ऊपर जो लागू है, बनाया गया है, हमारी संविधान सभा ने बनाया है, किसी दूसरे देश द्वारा थोपा नहीं गया है। नेक्स्ट,
दूसरा है आपका प्रस्तावना। भारतीय संविधान की विशेषताओं में दूसरी बिंदु है वो है प्रस्तावना। प्रस्तावना को डॉक्टर के.एम. मुंशी ने इसे बहुत ही महत्वपूर्ण भाग बताया है और उन्होंने कहा है कि यह प्रस्तावना भारतीय संविधान की राजनीतिक कुंडली है। भारतीय संविधान की राजनीतिक कुंडली है। मतलब ये जो भारतीय संविधान की प्रस्तावना है, डॉक्टर के.एम. मुंशी ने क्या कहा है, ये जो प्रस्तावना है ये भारतीय संविधान की राजनीतिक कुंडली है। मतलब एक ऐसी ऊंची है की है जिससे भारतीय संविधान खुलता है। डॉक्टर अम्बेडकर ने तो इसे भारतीय संविधान की आत्मा ही कह डाला कि ये भारतीय संविधान की आत्मा है, जिसमें भारतीय संविधान का सारांश, इसे आप कई जगह भारतीय संविधान की उद्देशिका भी पढ़ सकते हैं। आगे चलते हैं, तीसरा बिंदु है दोस्तों। मैं एक बात बता दूं आपको, आज विश्व में जितने भी संविधान हैं, जैसे दुनिया में अगर बात करें सबसे छोटे संविधान की तो अमेरिका का है। इसमें केवल 7 अनुच्छेद हैं। अगर बात करें दुनिया में सबसे छोटे संविधान की तो अमेरिका का है, केवल 7 अनुच्छेद हैं। बात करें ऑस्ट्रेलिया की, 128 अनुच्छेद हैं। बात करें कनाडा की, 147 अनुच्छेद हैं। बात करें अफ्रीका की, दक्षिण अफ्रीका कह सकते हैं, 153 अनुच्छेद हैं। ये दुनिया के देशों के संविधानों की संक्षिप्त जानकारी है कि कौन किस देश का संविधान कैसा है, कैसी जानकारी, मतलब कैसे कितने अनुच्छेदों में समाहित है। अमेरिका दुनिया का सबसे छोटा संविधान, केवल 7 ही अनुच्छेद हैं। ऑस्ट्रेलिया 128 अनुच्छेद हैं, कनाडा 147 अनुच्छेद हैं, अफ्रीका 153 अनुच्छेद हैं। अब बात करते हैं भारतीय संविधान की, क्योंकि हम भारतीय संविधान की विशेषता पढ़ रहे हैं। तो अब हम बात करते हैं भारतीय संविधान की। भारतीय संविधान के बारे में आपको बता दूं मैं, 395 अनुच्छेद हैं। कितने अनुच्छेद हैं? 395 अनुच्छेद हैं। 12 अनुसूचियां हैं, 22 भाग हैं, 5 परिशिष्ट हैं। मतलब ये आज अगर हम बात करें कि भारत का जो संविधान है, क्या ये केवल संविधान सभा द्वारा ही तैयार किया गया है? हमें जो भी अच्छा लगा, जैसे हम बात करें कुछ दुनिया के देशों के अच्छे संविधान की, अगर हम बात करें कि कहाँ से हमने क्या ग्रहण किया है, तो बहुत कुछ हमने दुनिया के देशों से जो अच्छा संविधान था हमारी जनता के लिए, हमारे आम जन के लिए जो अच्छे बिंदु थे, अच्छे पॉइंट्स थे, वो हमने ग्रहण किए हैं। अब मैंने अभी आपको बताया कि 395 अनुच्छेद, दुनिया में सबसे ज़्यादा अनुच्छेद भारतीय संविधान में, 12 अनुसूचियां हैं, 22 भाग हैं, 5 परिशिष्ट हैं। अभी मैं आपको बताऊं कि भारतीय संविधान में हमने क्या क्या ग्रहण किया है। अब मैं कुछ ऐसे बिंदु बता रहा हूँ आपको जो कई देशों से हमने ग्रहण किए हैं। जैसे
स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व, ये हमने फ्रांस से लिया है। आपको मालूम होगा फ्रांसीसी क्रांति का नारा भी था ये, मूल अधिकार, ये हमने अमेरिका से लिया है। नीति निरीक्षक तत्व, ये हमने आयरलैंड से लिया है। मूल कर्तव्य, ये हमने सोवियत संघ से लिया। जब भारतीय संविधान लागू हुआ तब ये नहीं थे, इसके बाद हमने लिए। संविधान संशोधन की प्रक्रिया, ये हमने दक्षिण अफ्रीका से ली है। कहाँ से लिया? दक्षिण अफ्रीका में। इसका उल्लेख अनुच्छेद 368 में किया गया है। संसदीय शासन व्यवस्था, ये हमने ब्रिटेन से ली है। शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत, ये हमने अमेरिका से लिया है। कहने का मतलब है भारतीय संविधान के बड़े होने की वजह है। कुछ तो भारतीय संविधान के बड़े होने के लिए भारतीय संविधान सभा में हर एक बिंदु, हर एक पहलू जोड़ा गया है कि भारत विभिन्न भाषा, धर्म, संस्कृतियों का देश है। अगर इसमें कुछ छूट गया तो कहीं ऐसा ना हो कि आने वाले कल में भारतीय संविधान में किसी प्रकार की या भारतीय जनता किसी प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़े, या फिर देशों के जो अन्य, अगर हम अन्य देशों की बात करें जहाँ से हमारे संविधान में कुछ हमें अच्छा मिला कि ये भारतीय संविधान के लिए अच्छा है, तो हमने रिसीव किया है। और जानकारी के लिए बता दूँ, भारतीय संविधान में अब तक 101, हालांकि ज़्यादा हो चुके हैं, लेकिन अपनी बुक में 101 संविधान संशोधन भी दिए गए हैं। बताया गया है कि 101 संविधान संशोधन हो चुके हैं। यह है जीएसटी वाला, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, माल एवं सेवा कर। लिखित एवं संविधान, कहने का मतलब चौथा जो आपका बिंदु है, यह है जो चौथी विशेषता है कि भारतीय संविधान लिखित है, निर्मित है, संविधान सभा द्वारा सर्वसम्मति से विभिन्न समितियों द्वारा, जो मैंने बताया था जैसे प्रारूप समिति वगैरह, इन्होंने बाकायदा इसको अध्ययन करके लिखा है। संविधान सभा के लोगों द्वारा इसको स्वीकार किया गया है, निर्मित किया गया है, तय किया गया है। मतलब भारतीय संविधान में एग्जीक्यूटिव जी किसी दूसरे देश के संविधान की कॉपी नहीं है कि एज इट इज कॉपी कर ली गई, ऐसा नहीं है। संविधान सभा द्वारा बाहर से भी हमने अगर किसी देश से कुछ बिंदु ग्रहण किए हैं तो वो ऐसा नहीं है कि हमने एज इट इज लिख लिया, अब उसमें भी संविधान सभा में जिरे हुई है, बहस हुई है, उसके बाद ही हमने उनको ग्रहण किया है। नेक्स्ट देखते हैं। संसदीय शासन व्यवस्था, तो मैंने आपको पहले बताया भी था कि संसदीय शासन व्यवस्था, ये शासन व्यवस्थाएं दो प्रकार की होती हैं, एक अध्यक्षीय शासन व्यवस्था और दूसरी है संसदीय शासन व्यवस्था। अध्यक्षीय शासन व्यवस्था की बात करें तो ये बड़े स्तर पर अगर किसी की बात करें तो अमेरिका द्वारा मानी गई है। संसदीय शासन व्यवस्था की अगर बात करें तो ब्रिटेन मानता है। कौन मानता है? ब्रिटेन मानता है। और ब्रिटेन से ही हमने संसदीय शासन व्यवस्था एक्सेप्ट की है, स्वीकार की है। संसदीय शासन व्यवस्था की विशेषता,
जो आप इसे याद कर सकते हैं, इस शासन व्यवस्था में कार्यपालिका व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होती है। इसमें नहीं, संसदीय शासन व्यवस्था की बात कर रहा हूं। कार्यपालिका व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होती है। कार्यपालिका जैसे हमारे राष्ट्रपति देश का प्रथम पद होता है, ठीक है, लेकिन देश के प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल, इनके प्रति वो अपने कार्यों के लिए उत्तरदायी होता है। यह है संसदीय शासन व्यवस्था। अगला आपका मौलिक अधिकार एवं कर्तव्य। मतलब छठी जो विशेषताएं हैं या विशेषता है वो है मौलिक अधिकार एवं कर्तव्य। मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकारों का उल्लेख भाग 3 में किया गया है। अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक। मतलब मौलिक अधिकार जो हैं उनका उल्लेख भाग 3 में किया गया है और संविधान में अनुच्छेद 12 से 35 तक वे वर्णित हैं। अब देखते हैं कि भारतीय संविधान में जो मौलिक अधिकार हैं, मैंने अभी आपको बताया था कि ये हमने अमेरिका से ग्रहण किए हैं। भारतीय संविधान के मूल संविधान में वर्णित मौलिक अधिकार आपको मैं अनुच्छेद वाइज बता रहा हूँ कि किस प्रकार से भारतीय संविधान में इनको अनुच्छेद वाइज बताया गया है। मौलिक अधिकार व कर्तव्य, मौलिक अधिकार व कर्तव्य, ये अपना सातवीं विशेषता है संविधान की, मौलिक अधिकार। विद्यार्थियों, मैंने आपको बताया था कि मौलिक अधिकार भारतीय संविधान में भाग 3 में वर्णित है। मतलब मौलिक अधिकारों की अगर हम बात करें तो ये भारतीय संविधान में भाग 3 में वर्णित है। ये हमने यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका से ग्रहण किए हैं या भारतीय संविधान में लिए गए हैं। वर्तमान में भारतीय संविधान के मूल में, अगर भारतीय संविधान के मूल की बात करें, मूल मतलब जिस दिन हमारा संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को, उस दिन 7 मौलिक अधिकार थे। कितने थे? 7 मौलिक अधिकार थे। इनमें से एक मौलिक अधिकार हटा दिया गया है। आप पूछेंगे सर कौन सा हटा दिया गया? वो हटा दिया गया 6वां मौलिक अधिकार था। और उसे हम संपत्ति का अधिकार भी कह सकते हैं। संपत्ति का अधिकार 44वें संशोधन द्वारा 1978 में हटा दिया गया। एक बार फिर से देखते हैं। भारतीय संविधान
में मौलिक अधिकारों का उल्लेख भाग 3 में वर्णित है या उल्लेख किया गया है। ये हमने संयुक्त राज्य अमेरिका यूएसए यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से लिए हैं। भारतीय संविधान के मूल में, भारतीय जो संविधान है, भारतीय संविधान के मूल में, मूल का मतलब जिस दिन हमारा संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को 7 मौलिक अधिकार थे, एक हटा दिया गया। कौन सा हटा दिया गया? संपत्ति का अधिकार। कब? 44वें संशोधन द्वारा 1978 में। अब हमारे मौलिक जो अधिकार हैं संविधान में, उनके बारे में आपको बता रहा हूं, एक बार देखें। समता का अधिकार, अनुच्छेद 14 से 18। स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 19 से 22। शोषण के विरुद्ध अधिकार, अनुच्छेद 23 से 24। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 25 से 28। शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार, अनुच्छेद 29 से 30। अब 31, अनुच्छेद 31 हटा दिया गया है। इसमें कौन सा अधिकार था? संपत्ति का। ये हटा दिया गया है। अब बच गया आपका छठवां, और छठवां अधिकार है आपका संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार, इसका उल्लेख है अनुच्छेद 32 में। तो विद्यार्थियों, अभी मैं आपको बता रहा था मौलिक अधिकार कितने हैं। एक अधिकार अपना हटा दिया गया है, अनुच्छेद 21 में जो वर्णित था संपत्ति का अधिकार। बच गए 6। समता, जिसे आप समानता का अधिकार भी कह सकते हैं, अनुच्छेद 14 से 18 में वर्णित है। स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22 में वर्णित है। शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 से 24 में वर्णित है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28 में वर्णित है। शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार अनुच्छेद 29 से 30 में वर्णित है। और अंत में बच गया आपका संवैधानिक उपचारों का अधिकार, अनुच्छेद 32 में वर्णित है। ये आपके हो गए मौलिक अधिकार। अब मौलिक अधिकारों में एक करेक्शन किया गया है जो मैं आपको बता देता हूँ। एक तो अनुच्छेद 21 जो आपका स्वतंत्रता का अधिकार है, आपने पढ़ा है अभी, अनुच्छेद 19 से 22। तो ये अनुच्छेद 21, ये अनुच्छेद 21 स्वतंत्रता का अधिकार है। इसमें अनुच्छेद 21 क जोड़ा गया है। आप कहेंगे सर क्या जोड़ा गया है? वो जोड़ा गया है निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा का अधिकार। अनुच्छेद 21 में क्या जोड़ा गया है? निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा का अधिकार।
आप लोगों को जानकारी के लिए बता दूं, निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा का अधिकार 1 अप्रैल 2010 को लागू किया गया था। तब से ये मौलिक अधिकारों की गिनती में आता है। इसमें एक चीज बता दूं, 6 से 14 वर्ष के लिए शर्त है। 6 से 14 वर्ष या आयु वर्ग के प्रत्येक बच्चे का मौलिक अधिकार है शिक्षा पाना, शिक्षा ग्रहण करना। यह संविधान संशोधन, ये जो अनुच्छेद 21 के में जो जोड़ा गया है शिक्षा का अधिकार, ये 86वां संविधान संशोधन 2002 में जोड़ा गया था। कब जोड़ा गया था? 86वां संविधान संशोधन 2002 में जोड़ा गया था। अब बात कर लेते हैं हम मौलिक कर्तव्यों की। कर्तव्य जानकारी के बता दूं, मूल संविधान, मैंने आपको बार बार बता दिया, मूल संविधान का मतलब है संविधान जो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। इसमें कर्तव्यों का उल्लेख नहीं था। मौलिक कर्तव्य 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़े गए थे। मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख है भारतीय संविधान के मूल में नहीं था। 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे। जब ये जोड़े गए थे, इनकी संख्या 10 थी। कब? जब ये 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा ये मौलिक कर्तव्य जब जोड़े गए थे, तब इनकी संख्या कितनी थी? 10। वर्तमान में 11 है। वर्तमान में मौलिक कर्तव्य कितने हैं? 11। अब आप कहेंगे सर 11वां मौलिक कर्तव्य क्या है? चलो मैं बता देता हूं आपको। ग्यारहवां मौलिक कर्तव्य वही 86वां संविधान संशोधन 2002 द्वारा जोड़ा गया था। अभी आपने पढ़ा कि 6 से 14 आयु वर्ग, 6 से 14 आयु वर्ग के बच्चों का मौलिक अधिकार था। तो प्रत्येक माता पिता या फिर अभिभावक, प्रत्येक माता पिता या फिर अभिभावक का कर्तव्य है कि 6 से 14 आयु वर्ग के बच्चों को शिक्षा ग्रहण करवाए। मतलब 6 से 14 आयु वर्ग के बच्चों का तो है मौलिक अधिकार, और प्रत्येक माता पिता या अभिभावक का है कर्तव्य। मतलब 11वां मौलिक कर्तव्य क्या जोड़ा गया है कि 6 से 14 आयु वर्ग के बच्चों को शिक्षा ग्रहण करवाए। प्रत्येक माता पिता और अभिभावक का यह कर्तव्य है। ये तो आपका 7वां बिंदु कंप्लीट हो गया है, मौलिक अधिकार एवं कर्तव्य। नीति निर्देशक तत्व। अब आप कहेंगे सर नीति निर्देशक तत्व ये क्या है? पहले तो मैं याद बता देता हूँ आपको। ये हमने आयरलैंड से ग्रहण किया है। नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिए हमने? आयरलैंड से लिए हैं। और इनका उल्लेख है
भाग 4 में किया गया है। नीति निर्देशक तत्वों की एक विशेषता बता दूं आपको मैं, ये वाद योग्य नहीं है। मौलिक अधिकार हैं वो वाद योग्य है, आप उनके लिए न्यायालय जा सकते हैं, लेकिन नीति निर्देशक तत्वों के लिए आप न्यायालय नहीं जा सकते। न्यायालय आप इस मामले में न्याय के लिए तैयार नहीं होगा। जैसे एग्जांपल, प्रत्येक राज्य सरकार का मतलब प्रत्येक राज्य सरकार का कर्तव्य है कि वह अपने क्षेत्र में विकास के कार्य करे। अब वो करे या न करे, ये किस पे डिपेंड करता है? सरकार पे डिपेंड करता है। आप उसके लिए इसको कोर्ट ले सकते हैं। प्रत्येक व्यक्ति सार्वजनिक वस्तुओं की सुरक्षा करे या फिर उनकी सार संभाल करे, अब वो करे या न करे, आप उस व्यक्ति को न्यायालय ले सकते हैं। उसके लिए आप न्यायालय की शरण नहीं ले सकते। तो ये है आपके नीति निर्देशक तत्व। आज के लिए बस इतना ही। इस टॉपिक में कहीं भी आपको दिक्कत हो, प्रॉब्लम्स हो, तो आप कमेंट्स करके इसका जवाब पूछ सकते हैं। जय भारत।